नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं भारत के विरोधी देश तुर्की से। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हाल फिलहाल में तुर्की अपनी खुद की खलीफागिरी के चक्कर में पूर्ण रूप से एंटी इंडिया हो गया है। वैसे तो तुर्की के संबंध भारत से पहले अच्छे थे, लेकिन फिलहाल में खुद को मुसलमानों का मसीहा बनाने के चक्कर में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने तुर्की के रिश्ते भारत से खराब कर लिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन द्वारा आए दिन भारत के मुसलमानों व कश्मीर के मुद्दों को लेकर भारत विरोधी बयान आते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता द्वारा ऐसे माहौल में तुर्की के राष्ट्रपति के घर जाना अनेक सवाल पैदा करता है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि भारत के इस बड़े अभिनेता को ऐसी परिस्थितियों में तुर्की जाना पड़ गया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आमिर खान के बारे में। आमिर खान को भारत में कौन नहीं जानता। उनका नाम तो उनकी बेहतरीन एक्टिंग के कारण तो विदेशों में भी लोग जानते हैं। दरअसल लॉकडाउन के समय जहां एक ओर भारत के व्यापारियों पर बुरा असर पड़ा, वहीं दूसरी ओर इसका असर फिल्म अभिनेताओं पर भी पड़ा। लॉकडाउन के कारण उन्हें अपनी शूटिंग रोकनी पड़ गई, लेकिन जब अब भारत में लॉकडाउन खुलने लगा है, तब व्यापारी व फिल्म अभिनेता अपने अपने कामों पर लौटने लगे हैं, जिस कारण से फिल्म अभिनेता आमिर खान भी अपनी शूटिंग के दौरान तुर्की गए हैं। दरअसल फिल्म अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए थे, लेकिन फिर भी आमिर खान का ऐसा समय में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के घर जाना क्या सही फैसला है? जबकि फिलहाल में तुर्की के राष्ट्रपति पूरी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। तुर्की की फर्स्ट लेडी अमीन अर्दोगन ने ट्वीट करके कहा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं इस्तांबुल में विश्व प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक आमिर खान से मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि वे अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की के विभिन्न स्थानों में पूरी करेंगे। मैं बड़ी उत्सुकता से इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको बता दें, तुर्की भारत में अनेक संदिग्ध गतिविधियों व भारत के दुश्मनों को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ऐसे संगठनों को फंडिंग कर रहा है जो भारत में ही रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आ रही है, भारत तथा नेपाल के बीच की बैठक है। कल यानी 17 अगस्त को भारत व नेपाल उच्च राजनयिकों द्वारा बैठक की गई। इस बैठक में भारत व नेपाल के बीच भारत द्वारा नेपाल के विकास में चलने वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई तथा इससे 2 दिन पहले 15 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज़ादी दिवस की बधाई दी गई। भले ही यह बैठक भारत के लिए इतनी फायदेमंद ना मानी जा रही हो, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही फायदेमंद मानी जा रही है, जिसकी चुभन भारत के शत्रुओं को जरूर हुई होगी। फिलहाल के समय में भारत व चीन के बीच बॉर्डर को लेकर तनातनी के बीच यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत व चीन के बीच तनातनी में नेपाल के पीएम द्वारा भारत विरोधी होना किसे नहीं पता है। इस तनातनी में नेपाल के पीएम ने भारत पर नेपाल में कोरोना फैलाने तक के आरोप लगाए थे तथा भारत व नेपाल के बीच सैन्य समझौते, जिससे नेपाल के गोरखाओं की भारत की सेना में भर्ती को लेकर भी नेपाली पीएम ने अपने भारत विरोधी बयान दिए थे तथा यह तक कहा था कि भारत व नेपाल का सैन्य समझौता अब बहुत पुराना हो चुका है और हम यह नहीं चाहते कि चीन के विरोध में भारत नेपाल के गोरखा सैनिकों की तैनाती करे। ऐसे बयानों के बाद अब नेपाली पीएम का भारत की तरफ मुड़ना बहुत बड़ी बात कहता है। लगता है कि नेपाल के पीएम अब चीन की मंशा नेपाल को लेकर समझ गए हैं, जिससे नेपाली पीएम पहले अनसुना कर रहे थे। दरअसल नेपाल की चीन की तरफ झुकाव के समय चीन के द्वारा
नेपाल के क्षेत्रों पर कब्जे की खबरें आती गई हैं तथा इन खबरों को अपनी अखबार में छापने वाले पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के आरोप भी चीन पर लग रहे थे तथा उनकी जनता का भी उन पर दबाव बन रहा था। शायद इन्हीं के कारण केपी शर्मा ओली की भारत की ओर रुख करने की वजह हो सकती है। तो दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर निकल कर आ रही है भारत के पड़ोसी और विरोधी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा सऊदी पर किए गए कश्मीर को लेकर टिप्पणी में वह खुद बुरे फंसे हैं और अब उनकी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा सऊदी अरब जाएंगे। तो आप इससे पाकिस्तान की औकात कितनी है सऊदी के सामने यह जान ही सकते हैं। दरअसल फिलहाल के समय में सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह पाकिस्तान की खस्ता हालात है। फिलहाल में पाकिस्तान ने सऊदी का $1 बिलियन का लोन चुकाया है, जो कि सऊदी ने उससे अर्जेंट मांगा था और लगभग $2 बिलियन का और बचा है, जबकि पाकिस्तान का कुल फॉरेन रिजर्व $11 बिलियन है और उसमें से $9 बिलियन उसे लोन चुकाना है अगले 12 महीनों में, जिससे आप पाकिस्तान की हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल सऊदी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से कुछ कमाता नहीं है, वह केवल सऊदी अरब से ही थोड़ी कमाई कर पाता है। सऊदी अरब काफ़ी पुराने समय से पाकिस्तान की मदद करता आया है। दरअसल जब 1998 में परमाणु परीक्षण जब भारत व पाकिस्तान के द्वारा किया गया, तब इससे दोनों कंट्रीज़ पर यूएस के सैंक्शन लगे, लेकिन तब इंडिया को तो उसे झेल गया, लेकिन पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब उसे तेल प्रोवाइड करवाता है और उनके लोगों को रोज़गार देकर वह पाकिस्तान का कम ब्याज पर लोन देकर उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज बचा हुआ है। और सऊदी अरब की नाराज़गी पाकिस्तान पर ओआईसी के खिलाफ जाने पर भी थी, जिससे पाकिस्तान ओआईसी में सऊदी के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए तुर्की का साथ देता था, जिसके कारण पाकिस्तान से पहले ही सऊदी अरब नाराज़ था। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री की कश्मीर को लेकर सऊदी के कुछ ना करने के बयान पर सऊदी का सब्र जवाब दे दिया तथा सऊदी ने अपना पाकिस्तान को दी हुई सारी सुविधाएं वापस ले ली तथा उसे रोकने के लिए पाकिस्तान के विपक्ष ने भी जोर दिया। इसी के कारण जनरल बाजवा पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह से फड़फड़ाता देख सऊदी का दिल पिघलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।